ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अनिका ने भूमिका को हाँ कहने से पहले कुछ सोचा नहीं था। भूमिका एक लड़की थी जो कुछ देर के लिए अनिका के साथ उसके घर आना चाहती थी ताकि उसे यहाँ वहाँ भटकना न पड़े। एक इंसान होने के नाते अनिका ने बिना सोचे ही भूमिका को अपने घर आने की इजाज़त दे दी। इंस्पेक्टर अब्बास भूमिका को अच्छी तरह जानते थे। भूमिका इस तरह की लड़की नहीं थी जो लोगों के डर से डर जाए, मगर यह बात वह नहीं समझ पा रहे थे कि अचानक ही भूमिका ने अनिका के साथ इस तरह की बात क्यों कही थी। मगर इंस्पेक्टर अब्बास ने इस बात पर ज़्यादा जोर नहीं दिया और दोनों लड़कियों से बाय कहकर चले गए। जब अनिका भूमिका को लेकर रेस्टोरेंट से बाहर निकली तो भूमिका ने अनिका को अपनी कार के बारे में कुछ नहीं बताया और अनिका के पीछे पीछे अनिका की कार में जाकर पैसेंजर सीट पर बैठ गई। इंस्पेक्टर अब्बास ने अनिका को जहां बुलाया था वह जगह गुलेरिया हाउस से ज़्यादा दूर नहीं थी। लगभग 5 मिनट के अंदर ही अनिका भूमिका को लेकर गुलेरिया हाउस पहुंच गई। रास्ते में भूमिका ने अनिका के साथ काफ़ी बातें की थी। जब बातों से कहीं न कहीं अनिका को भूमिका के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर जाग गया था। भूमिका काफ़ी आउट गोइंग थी, मगर अनिका को भूमिका की बातों में कहीं न कहीं ऑनेस्टी दिखाई देती थी। अनिका नहीं जानती थी कि गुलेरिया हाउस आने से पीछे भूमिका का असली मकसद क्या था। जब अनिका भूमिका को लेकर गुलेरिया हाउस के अंदर दाखिल हुई तो भूमिका ने देखा कि लिविंग रूम में इस वक्त गुलेरिया परिवार का कोई मेंबर मौजूद नहीं था। नौकरों ने भूमिका को सुबह भी देखा था, मगर उन्होंने जब अनिका को भूमिका के साथ बातें करते हुए देखा तो यह चीज़ अनिका को बताना उन्हें जरूरी नहीं लगा। अचानक ही भूमिका ने अनिका का हाथ पकड़कर कहा, सचमुच मुझे तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा, वरना आजकल कोई किसी अनजान को मदद करने के लिए पहले 100 बार सोचता है, मगर तुमने एक बार भी नहीं सोचा एक अनजान लड़की को अपने घर में ले जाने से पहले। एंड आई मस्ट से काफ़ी शानदार घर है तुम्हारा। क्या मैं तुम्हारी बेटी से मिल सकती हूँ? भूमिका के मुंह से अचानक ही यह बात सुनकर अनिका हैरान होकर भूमिका को देखने लगी। जहां तक अनिका को याद था, इंस्पेक्टर अब्बास ने अनिका के सामने रिया का कोई जिक्र नहीं किया था। फिर भूमिका को कैसे पता चला था कि अनिका की एक बेटी थी? फिर अनिका ने सोचा कि शायद अनिका के आने से पहले इंस्पेक्टर अब्बास अनिका के बारे में भूमिका को सब कुछ बता चुके होंगे। इसलिए इस बात पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए अनिका ने भूमिका से कहा, ठीक है, तुम यहीं बैठो, मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। भूमिका फिर उसी सोफे पर बैठकर अनिका और रिया का इंतजार करने लगी। अब तक भूमिका ने अनिका के साथ जो भी बातें की थी उससे भूमिका को कहीं न कहीं काफ़ी पसंद आई थी। अनिका न सिर्फ देखने में बहुत अच्छी थी बल्कि उसका स्वभाव भी काफ़ी सरल था। कहा जा सकता है कि अनिका का स्वभाव भूमिका के स्वभाव से टोटली अपोजिट था। भूमिका को अब इस बात का एहसास हुआ कि आखिर क्यों इतने सालों बाद उसके भाई रोहित मारवा को किसी लड़की से इतना प्यार हुआ था कि वह रात दिन सिर्फ उसी के बारे में सोचता था। आखिर अनिका थी ही इतनी खूबसूरत, मगर दादी माँ नहीं चाहती थी कि अनिका रोहित की जिंदगी में रहे। भूमिका ने सोचा कि हो सकता है अनिका को अपनी बेटी के साथ देखकर अनिका के लिए भूमिका के मन में ख्याल बदल जाए, क्योंकि अगर अनिका और रोहित का रिश्ता होता तो अनिका के साथ साथ उसकी बेटी भी मारवा हाउस का हिस्सा बनने वाली थी। कुछ देर अपने लंबे नाखून अपने दांतों से चबाते हुए भूमिका ने अनिका का इंतजार किया। तभी ऊपर से बेडरूम के दरवाजे के खुलने की आवाज़ आई। दरवाज़ा खुलते एक छोटी सी बच्ची की प्यारी सी आवाज़ भूमिका के कानों पर पड़ी। हम किससे मिलने जा रहे हैं मम्मा? क्या आपकी कोई फ्रेंड आई है मुझसे मिलने? बच्ची की आवाज़ कानों पर पड़ते ही भूमिका अपनी जगह से खड़ी हुई और ऊपर की ओर देखने लगी। भूमिका ने देखा कि एक नन्ही सी गुड़िया प्रिंसेस फ्रॉक पहनकर स्टेयर केस से नीचे उतर रही थी। भूमिका की नज़र रिया के फ्रॉक से होती हुई उसके मैचिंग हैंडबैग पर पड़ी। फिर जैसे ही भूमिका की नज़र रिया के चेहरे पर गई, भूमिका हैरान होकर रिया को देखती रही। भूमिका ने 1-2 बार अपनी आंखें भी मसल कर देखा, मगर फिर भी रिया का चेहरा नहीं बदला। वह यही चेहरा था जिसे भूमिका कुछ देर पहले रोहित के साथ देख रही थी। भूमिका को समझ नहीं आ रहा था कि स्टेयर केस उतरकर नीचे चलकर आ रही लड़की आर्यन जैसे हूबहू कैसे लग सकती थी। भूमिका को अपने सामने खड़ा देखकर रिया के मुंह से अचानक ही निकल गया, भूमिका बुआ आप? रिया को इस तरह भूमिका को बुलाते देखकर अनिका शॉक हो गई। अनिका हैरान होकर रिया की ओर देखने लगी। अनिका ने रिया से पूछा,
क्या तुम मेरी दोस्त को पहले से जानती हो? रिया समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इस सवाल का वह क्या जवाब देती। तभी अचानक नौकरों की हेड मालती किचन से निकलकर बाहर आई। मालती ने जैसे ही भूमिका को देखा, मालती ने कहा, अरे मिस भूमिका, आप रोहित सर से मिलने दोबारा आ गई। दरअसल बात यह है कि रोहित सर को कुछ काम था तो वह दोपहर को ही यहाँ से निकल गए हैं। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके घर में सभी लोग पहले से भूमिका को कैसे जानते थे। भूमिका की आंखों में देखकर अनिका को वो आंखें पहले से जानी पहचानी सी लग रही थी। जब अनिका ने भूमिका को फिर से देखा तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि भूमिका की आंखें बिल्कुल रोहित की आंखों से मैच होती थी। अनिका ने बड़े ही सरप्राइजिंगली भूमिका से पूछा, ऑफिसर, मुझे आप अपना नाम पूरा बताएंगे? भूमिका की नज़रें रिया पर गड़ी हुई थी, मगर फिर भी अनिका के सवाल का जवाब देते हुए भूमिका ने कहा, मेरा पूरा नाम है भूमिका मारवा। जब भूमिका ने अपना पूरा नाम बताया अनिका को, तब इस बात का एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ी लड़की रोहित मारवा की कजिन थी। रिया जानती थी अब छुपने का कोई फायदा नहीं था। भूमिका ने उसे देख लिया था। सुबह जब रिया अपने बेडरूम से बाहर निकली थी तब आर्यन ने रिया को पहले ही रोक लिया था। भूमिका रिया का चेहरा नहीं देख पाई थी, मगर स्टेयरकेस के कोने से रिया ने भूमिका का चेहरा देख लिया था। रिया को कुछ देर तक देखने के बाद भूमिका मन ही मन कुछ सोचने लगी। भूमिका को धीरे धीरे अब सारी बातें साफ साफ समझ में आने लगी थी कि इतनी खूबसूरत और वेल बिहेव्ड लड़की होने के बावजूद दादी माँ अनिका को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही थी, क्योंकि अनिका आर्यन पर कोई जादू चला रही थी। अनिका ने आर्यन को लड़कियों की ड्रेस पहनाई थी और बिल्कुल लड़कियों की तरह ही आर्यन इस वक्त एक्सप्रेशन दे रहा था। इससे पहले कि अनिका भूमिका को और कोई सवाल पूछती, भूमिका ने हाथ के इशारे से अनिका को रोकते हुए कहा, वहीं पर रुक जाओ। और फिर अपनी जेब से अपना मोबाइल निकालकर भूमिका ने कैमरा ऑन करते हुए रिया की 2-3 तस्वीरें ले ली। इसके बाद मोबाइल में कुछ टाइप करते हुए भूमिका ने अनिका से कहा, क्या तुम हमेशा इसे इसी तरह के कपड़े पहनाती हो? अनिका भूमिका के सवाल पर थोड़ी कंफ्यूज हो गई, मगर जवाब देते हुए बड़ी कैजुअली अनिका ने कहा, हाँ, क्या खराबी है इन कपड़ों में? अनिका को इस तरह जवाब देते हुए देखकर भूमिका हैरानी से अनिका की ओर देखने लगी और कहने लगी, तुम्हें इन कपड़ों में कोई खराबी नजर नहीं आती? क्या रोहित जानता है कि उसकी गैर हाजिरी में तुम बच्चे को इस तरह के कपड़े पहनाती हो? अनिका ने बड़ी कैजुअली हाँ में अपना सर हिला दिया। अनिका का जवाब जानकर भूमिका के अंदर एक लवासा फटने लगा था। भूमिका जब भी आर्यन को देखती थी उसे हमेशा ऐसा लगता था कि आर्यन को अगर लड़कियों की ड्रेस पहना दी जाए तो आर्यन बहुत खूबसूरत लग सकता था। मगर इससे पहले जब भी भूमिका ने ऐसा करने की कोशिश की थी, रोहित ने उसे रोक लिया था, मगर अनिका यह करने में कामयाब हो गई थी। कहीं न कहीं यह सब कुछ देखकर भूमिका को अंदर ही अंदर मजा भी आ रहा था, मगर वह इस बात से हैरान थी कि रोहित अनिका के प्यार में इतना पागल हो चुका था कि वह अपने बच्चे का ब्रेन वॉश होते हुए भी नहीं देख पा रहा था। रिया की तस्वीरें रोहित को भेजने के बाद भूमिका ने अनिका से पूछा, अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या रोहित को पता है कि तुम इस तरह के कपड़े बच्चे को पहनाती हो? रिया की फ्रॉक की ओर देखकर अनिका ने कहा, सच कहूँ तो मैंने कभी बच्चे की ड्रेसिंग पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इनफैक्ट यह फ्रॉक तो खुद रोहित ही लेकर आया है। यह बात सुनकर भूमिका ने अपना एक हाथ अपने सर पर रख दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक लड़की का प्यार पाने के लिए कोई इंसान इतना बदल कैसे सकता था, और खासकर रोहित मारवा। रोहित एक ऐसा लड़का था जो बचपन से अगर कोई चीज़ सोच ले तो उसका फैसला कोई बदल नहीं सकता था। फिर अचानक ही रोहित का स्वभाव इतना कैसे बदल गया था, यह बात भूमिका की समझ में नहीं आ रही थी। भूमिका रोहित के जवाब का इंतजार कर रही थी। भूमिका इतनी नर्वस हो चुकी थी कि वह जोर जोर से अपना एक पांव फ्लोर पर टैप करने लगी थी। जब भूमिका ने देखा कि रोहित रिप्लाई करने में देर कर रहा था, तब अपनी दोनों बाहें फैलाकर नन्ही सी रिया को अपने पास बुलाते हुए भूमिका ने कहा, अपनी बुआ के पास आ जाओ बेटा। नन्ही सी रिया को भी कहीं न कहीं अपनी भूमिका की पर्सनालिटी काफ़ी पसंद आई थी। भूमिका की ड्रेसिंग सेंस, उसके बात करने का तरीका, उसका बिंदास एटीट्यूड रिया को बहुत अच्छा लगने लगा था। इसलिए रिया अपनी दोनों बाहें फैलाकर भूमिका के पास चली गई। भूमिका ने रिया को सोफा पर अपने बिल्कुल बगल में बिठा लिया। तभी भूमिका के मोबाइल में एक मैसेज आया। भूमिका ने सोचा कि शायद रोहित ने मैसेज किया होगा, मगर वह मैसेज एक लड़के का था जिसने भूमिका से पूछा था,
हाय, क्या आज हम शाम डिनर के लिए मिल सकते हैं? मैसेज पढ़ते ही भूमिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह ओके टाइप करने ही वाली थी कि एक दूसरे लड़के ने भूमिका को मैसेज करते हुए लिखा, हाय, मुझे पता चला है कि तुम दिल्ली आई हो। क्या आज शाम हम मूवी देखने जा सकते हैं? दूसरे लड़के का मैसेज पढ़ने के बाद भूमिका कंफ्यूज हो गई। वह यह सोचने लगी कि दोनों में से ज़्यादा हैंडसम कौन सा लड़का था। भूमिका यह नहीं जानती थी कि नन्ही सी रिया भी भूमिका के मोबाइल स्क्रीन की ओर देख रही थी। जब उसने यह नोटिस किया तो भूमिका ने दोनों लड़कियों की तस्वीरें रिया को दिखाते हुए पूछा, क्या तुम अपने बुआ की मदद करोगे? जरा बताओ, दोनों में से ज़्यादा हैंडसम कौन सा लड़का है? यह सुनते ही रिया बड़ी बड़ी आंखों से दोनों लड़कों की तस्वीर मैच करने लगी। मगर तभी भूमिका को रियलाइज हुआ कि उसने गलत इंसान से यह सवाल पूछ लिया था। भले ही आर्यन को अनिका ने लड़कियों वाले कपड़े पहनाए थे, मगर वह आखिर एक लड़का था। वह कैसे बता सकता था कि भूमिका को डेट पर किसके साथ जाना चाहिए? अभी भूमिका अपना फ़ोन रिया के हाथ से लेने ही वाली थी कि रिया ने अपनी उंगली एक फ़ोटो पर रखते हुए कहा, मुझे लगता है यह लड़का ज़्यादा हैंडसम है। रिया के मुंह से यह बात सुनते ही भूमिका हैरानी से उस लड़के की तस्वीर को देखने लगी। भूमिका ने रिया से पूछा, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? जवाब देती हुई रिया ने कहा, क्योंकि इस लड़की की नाक जरा छोटी है और मुझे छोटी नाक वाले बिल्कुल पसंद नहीं। भूमिका को यकीन नहीं हो रहा था कि अभी कुछ देर पहले उसने खुद भी यही बात सोची थी। भूमिका अब तक यह नहीं समझ पा रही थी कि आखिर यह सब कैसे हो गया था। जिस आर्यन को वह उसके बचपन से जानती थी वह काफ़ी अलग था, मगर इस वक्त उसके बगल में जो आर्यन बैठा था वह आर्यन होने के बावजूद कोई और ही था। फिर भूमिका हैरानी से अपने सामने खड़ी अनिका को देखने लगी। मन ही मन अब भूमिका को अनिका से घबराहट भी होने लगी थी। उसे यह नहीं समझ आ रहा था कि आखिर इस लड़की ने क्या जादू किया था। छोटे से बच्चे पर न सिर्फ उसने आर्यन को लड़कियों वाले कपड़े पहने थे, बल्कि आर्यन की पसंद नापसंद भी बिल्कुल लड़कियों जैसी हो गई थी। अपने सामने खड़ी अनिका को देखकर अब भूमिका के मन में हजारों सवाल दौड़ने लगे। आखिर क्या मकसद हो सकता था अनिका का? एक बच्चे के साथ ऐसा करके क्या पाना चाहती थी वो? कहीं न कहीं वह अब भूमिका को दादी माँ की कही हुई हर बात सच्ची लगने लगी थी। क्या अनिका सचमुच कोई जादूगर थी? अगर ऐसा था तो भूमिका किसी भी तरह अनिका को मारवा परिवार पर कब्जा करने से रोकना चाहती थी। भूमिका का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ देर के लिए फ्रीज हो गई थी। उसका दिमाग समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसका भतीजा अचानक ही लड़कियों की तरह क्यों बात करने लगा था। भूमिका का ध्यान अपने बगल में बैठी रिया पर पड़ा। रिया अभी भी गौर से भूमिका की फोन में लड़कों की तस्वीरें देख रही थी। भूमिका ने अपना फोन रिया से दूर हटाते हुए कहा, तुम यह नहीं कर सकते। तुम लड़कों की तस्वीर नहीं देख सकते। भूमिका को समझ नहीं आ रहा था कि एक छोटे से बच्चे को वह यह बात कैसे समझाए, मगर रिया अपनी उम्र के बच्चों से काफ़ी ज़्यादा तेज थी। रिया अब तक यह बात अच्छी तरह समझ गई थी कि भूमिका रिया को आर्यन समझ रही थी। भूमिका को जो शौक लगा था वह यह सोचकर लगा था कि आखिर आर्यन एक लड़का होने के बावजूद दूसरे लड़कों की इतनी तारीफ क्यों कर रहा था। तभी अनिका को एक कॉल आया। राजलक्ष्मी उसे अपनी शेड्यूल अपॉइंटमेंट के बारे में बात करना चाहती थी। अनिका जानती थी कि भूमिका का कन्फ्यूजन कुछ ही देर में दूर हो जाएगा। अनिका भूमिका और रिया को वहीं छोड़कर स्टडी रूम से जाकर राजलक्ष्मी से बातें करने लगी। हैरान भूमिका को समझाते हुए रिया ने कहा, देखो भूमिका बुआ, मैं आर्यन नहीं हूँ, मेरा नाम रिया है, मैं आर्यन की बहन हूँ। यह बात सुनते ही भूमिका उछलकर अपनी जगह से खड़ी हो गई। भूमिका ने अपने दोनों हाथों से रिया को कंधे से पकड़ लिया और कहा, यह तुम क्या कह रहे हो आर्यन? यह किस तरह का जादू चला दिया है उस औरत ने तुम पर? तुम यह कैसी बातें करने लगे हो? भूमिका समझ नहीं पा रही थी कि वह आर्यन पर चढ़ा भूत किस तरह उतारे। तभी भूमिका की नज़र मेन डोर से अंदर आ रहे आर्यन और पिंकी पर पड़ी। आर्यन पिंकी के साथ स्कूल से लौटा था। जैसे ही भूमिका ने आर्यन को देखा, भूमिका फिर से अपनी जगह पर फ्रीज हो गई। भूमिका को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह कभी आर्यन को देखती तो कभी अपने बगल में बैठी रिया को। कुछ देर तक बारी बारी से दोनों को देखने के बाद भूमिका जोर जोर से अपनी आंखें मसलने लगी। मगर आंखें खोलने के बाद जब भी भूमिका को रिया और आर्यन अलग अलग नजर आ रहे थे, तब हैरानी से अपने दोनों हाथ हवा में उछालते हुए भूमिका ने रिया और आर्यन दोनों को एक साथ पूछा, यह तुम एक में से दो कैसे हो गए?
तभी आर्यन ने अपनी स्कूल बैग कंधे से उतारते हुए भूमिका से कहा, अरे बुआ, हम एक में से दो नहीं हुए, पहले से दो ही हैं। यह मेरी बहन रिया है। यह कहने के बाद आर्यन तेजी से रिया के पास गया और रिया का हाथ पकड़कर आर्यन रिया को भूमिका से कुछ दूर ले गया। फिर आर्यन ने रिया से कहा, यह तुम क्या कर रही थी? डैड ने तुमसे कहा था ना कि भूमिका बुआ से दूर रहना है तुम्हें। वह नहीं चाहते कि तुम भूमिका बुआ से फ्रेंडशिप करो। आर्यन वैसे तो काफ़ी छोटा था, मगर वह जानता था कि रोहित आखिर क्यों रिया को भूमिका से क्लोज नहीं होने देना चाहता था। आर्यन को भी भूमिका की ब्राइटनेस और बोल्ड अंदाज ज़्यादा पसंद नहीं थे। वह अपनी बहन को भूमिका की संगत से प्रोटेक्ट करना चाहता था। रिया और आर्यन एक साथ देखकर हैरानी से बाहर निकलते हुए भूमिका के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। भूमिका ने एक साइड होते हुए कहा, ओह माय गॉड, मेरी एक भतीजी भी है। वाह, दिस इज अमेजिंग। मैंने हमेशा ही चाहा था कि मेरी एक भतीजी होती। मैं उसे ढेर सारा प्यार करती, उसे अपनी मनपसंद कपड़े पहनाती, नेल पॉलिश लगाती, उसकी हेयर स्टाइल करती। भूमिका के मुंह से यह सारी बातें सुनकर रिया को भी एक्साइटमेंट होने लगी। यह सारी चीज़ें रिया को भी बहुत पसंद थी, मगर ना तो रोहित ने और ना कभी अनिका ने रिया की स्टाइलिंग पर कभी ध्यान दिया था। दोनों बच्चों को देखकर भूमिका अब यह बात अच्छी तरह समझ चुकी थी कि अगर रिया की माँ अनिका थी तो रिया के ट्विस्ट आर्यन भी बायोलॉजिकल माँ अनिका की ही होगी, और अगर आर्यन रोहित का बेटा था तो रिया का भी बायोलॉजिकल फादर रोहित मारवा ही होगा। और इनका मतलब रोहित और अनिका का अफेयर कुछ दिन पुराना नहीं था, बल्कि यह रिश्ता सालों पहले ही प्यार में बदल चुका था। यह सारी बातें सोच सोच कर भूमिका को हैरानी के साथ साथ खुशी भी होने लगी थी। भूमिका ने अपनी दोनों बाहें फैलाकर रिया को अपने पास बुलाते हुए कहा, आ जाओ मेरे पास, हम दोनों बहुत मज़े करेंगे। और तुम मुझे बुआ मत बुलाना, तुम मुझे भूमिका ही बुला सकती हो। हम दोनों बेस्ट फ्रेंड बनकर रहेंगे। भूमिका की यह बात सुनकर रिया ने भी अपने दोनों हाथ हवा में उछालते हुए कहा, या तुम दिल्ली में मेरी पहली एडल्ट दोस्त बनोगी। जैसे ही रिया आगे बढ़कर भूमिका के पास जाने लगी, आर्यन ने रिया का हाथ पकड़ते हुए कहा, यह तुम क्या कर रही हो? डैड ने मना किया था तुमसे कि भूमिका बुआ के साथ दोस्ती नहीं करनी है। रिया भी आर्यन का हाथ झटकते हुए कहा, अगर मुझे यह बहुत अच्छी लगती है। इनकी और मेरी पसंद कितनी सिमिलर है, यह बातें भी बिल्कुल मुझ जैसे करती हैं, तो क्या हुआ अगर मैं इनकी बेस्ट फ्रेंड बन जाऊं? रिया ने आर्यन की बात को इग्नोर करते हुए सीधे जाकर भूमिका का हाथ पकड़ लिया। भूमिका ने एक साइड होकर रिया को अपने दोनों हाथों में उठा लिया। रिया और भूमिका खूब हंस हंस के एक दूसरे के साथ बातें करने लगे, अपनी पसंद नापसंद एक दूसरे के साथ शेयर करने लगे। नन्हा सा आर्यन रिया को इस तरह भूमिका के साथ दोस्ती बढ़ाते देखकर काफी टेंशन में आ गया था। आर्यन सिर्फ एक बात जानता था कि रोहित ने रिया को भूमिका से दूर रहने के इंस्ट्रक्शन दिए थे, जिसे रिया फॉलो नहीं कर रही थी। आर्यन ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और रोहित को एक वॉइस नोट भेज दिया। डैड, आपने रिया से कहा था कि भूमिका बुआ से दूर रहो, मगर वह तो उनकी बेस्ट फ्रेंड बन चुकी है। आर्यन का मैसेज मिलते ही रोहित ने भूमिका को कॉल लगा दिया। जैसे ही भूमिका ने देखा कि रोहित उसे कॉल कर रहा था, वह समझ गई थी कि सामने खड़ी रिया के पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड आर्यन ने रोहित तक सारी लाइव इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी थी। मगर भूमिका भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। भूमिका ने रोहित का कॉल इग्नोर कर दिया और रिया के साथ बातें करती रही। जब अनिका अपना काम खत्म करके स्टडी रूम से बाहर आई तो उसने देखा कि लिविंग रूम में सारा नज़ारा बदल चुका था। भूमिका के सामने दोनों बच्चे खड़े थे और रिया भूमिका के साथ काफ़ी घुल मिल गई थी। जब भूमिका ने अनिका को देखा तो वह सोफा से खड़ी होकर सीधे जाकर अनिका के गले लग गई। अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ भूमिका ने अनिका से कहा, दोनों बच्चों को देखकर मैं समझ चुकी हूँ कि तुम्हारा और मेरे भाई रोहित का रिश्ता एटलीस्ट इन बच्चों की उम्र जितना पुराना हो तो है। आखिर भूमिका ने जो बात कही थी वह पूरी तरह से गलत नहीं थी। भले ही रोहित और अनिका दोनों यह बात नहीं जानते थे कि 6 साल पहले आखिर उन दोनों के बीच रिश्ता कैसे बना था, मगर रिश्ता बना था यह बात तो साइंटिफिकली प्रूफन थी। इसलिए अनिका ने भूमिका के सवाल पर सिर्फ हाँ में अपना सर हिला दिया। अनिका की हाँ सुनते ही भूमिका ने फिर से अनिका को गले लगा लिया और कहा, मैं तो अब तक तुम्हें रोहित की गर्लफ्रेंड समझ रही थी, मगर तुम तो मेरी भाभी निकली
और वाह, क्या भाभी पसंद की है मेरे रोहित ने। मैं तो सोचती थी कि पूरे खानदान में मैं ही सबसे खूबसूरत हूँ, मगर चलो, मुझे कंपटीशन देने वाली कोई तो आई खानदान में। धीरे धीरे अनिका भी यह समझने लगी थी कि बाहर से काफ़ी रड एंड टफ दिखने वाली भूमिका दिल की काफ़ी नरम थी। भूमिका ने अनिका का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, अब जब कि तुम मेरी टीम में शामिल हो गई हो तो मैं तुम्हें इतना बता दूं कि इंस्पेक्टर अब्बास काफ़ी खड़ूस किस्म के बॉस हैं। अपने केस को लेकर कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो जाते हैं। अनिका यह बात अच्छी तरह जानती थी कि इंस्पेक्टर अब्बास वसूलों के काफ़ी पक्के ऑफिसर थे, मगर आज तक इंस्पेक्टर अब्बास ने खड़ूस वाली कोई हरकत नहीं की थी। इनफैक्ट इंस्पेक्टर अब्बास ने अनिका की असलियत जानने के बाद अनिका को काफ़ी मदद भी की थी। चैंपियनशिप रिंग में जो हादसा हुआ था, उस हादसे को भी इंस्पेक्टर अब्बास ने उसूलों के पक्के होने के बावजूद नज़रअंदाज कर दिया था, क्योंकि वह जानते थे कि अनिका ने जो कुछ भी किया था वह भले ही कानून के दायरे में नहीं था, मगर इंसानियत के दायरे में जरूर था। इंस्पेक्टर अब्बास ने कदम पर कदम अनिका की मदद की थी, चाहे वह अनिका को अपने दुश्मनों से बचाने की बात हो या अनिका को आने वाले खतरे से अलर्ट करने की। भूमिका ने अनिका का हाथ पकड़कर उसे साइड में ले जाते हुए धीमी आवाज में कहा, देखो, मुझे बहुत खुशी है कि तुम बहुत जल्द मेरी भाभी बनने वाली हो, बल्कि मैंने तो तुम्हें अपनी अभी से भाभी मान लिया है। मगर हाँ, हम जिस मिशन पर निकले हैं वह मिशन काफ़ी खतरनाक है। जिस ड्रग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमें पता लगाना है वह कोई मामूली ड्रग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। सालों से इस ऑर्गेनाइजेशन के हेड का हमें पता नहीं चल पाया है। काफ़ी कोशिशों के बावजूद हम इस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कोई सबूत नहीं जुटा पाए हैं, और मैं दिल्ली स्पेशल फोर्स में वापस इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे पता चला है कि किस ऑर्गेनाइजेशन का एक आदमी इस वक्त दिल्ली में मौजूद है। फ्रैंक और बिंदास एटीट्यूड वाली भूमिका की आवाज़ में अचानक ही सीरियसनेस आ गई थी। अभी अभी जो भूमिका बिल्कुल किसी कॉलेज की टीनेजर जैसे बात कर रही थी, वह भूमिका ऑफिसर के जूतों में पांव रखते ही बिल्कुल बदल गई थी। भूमिका की आंखों में देखकर अनिका ने यह अंदाजा लगा लिया था कि भूमिका अपने मिशन को लेकर काफ़ी सीरियस थी। अनिका ने भी धीमी आवाज़ में भूमिका से पूछा, जिस आदमी की तुम बात कर रही हो वह कौन है? भूमिका ने अनिका के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, दिल्ली में देश विदेशों से रोज लाखों लोग आते हैं और लाखों लोग चले जाते हैं। यह कहना बहुत मुश्किल है कि आखिर इतनी बड़ी भीड़ में उस इंसान का चेहरा कौन सा है। भूमिका के जवाब पर अनिका काफ़ी कंफ्यूज हो गई। अनिका ने भूमिका से पूछा, तो फिर हम किस तरह पता लगाएंगे कि वह इंसान कौन है? अगर किसी का पीछा करना है यही हम नहीं जानते तो हम असली मुजरिम तक कैसे पहुंचेंगे? अनिका के इस सवाल पर हल्की सी मुस्कान देते हुए भूमिका ने कहा, हम उस तक नहीं पहुंच सकते, मगर वह हम तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेगा। वह दिल्ली बिना किसी मकसद के तो आया नहीं होगा। वह जरूर हम में से किसी को टारगेट बनाने की कोशिश करेगा। वह पहला कदम उठाएगा और वही उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। जानती हो, जब खेतों में कोई सांप सूंघ जाता है तो उसे कैसे पकड़ा जाता है? फसल में होने वाली मूवमेंट से सांप की पोजीशन का पता लगाया जाता है। बस हमें भी वही करना है। हमें उसके पहले कदम का इंतजार करना होगा। भूमिका ने फिर अपनी आवाज़ में बचपना लाते हुए कहा, और तुम तो जानती हो, शायद इस पूरे शहर में हम दोनों से ज़्यादा खूबसूरत लड़कियां तो है नहीं। तो मुझे लगता है कि वह बिना चेहरे वाला आदमी पहली बार हमारे पीछे लगेगा। या तो तुम्हें टारगेट बनाएगा या तुम मुझे, या हो सकता है कि तुम्हारी फैमिली में से किसी को टारगेट बनाया जाए। भूमिका की यह बात सुनते ही अनिका के चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई देने लगी। अनिका ने यह बात सुनते ही पहले आर्यन और रिया की ओर देखा। वह जानती थी कि गुलेरिया हाउस की सिक्योरिटी देश में शायद सबसे मजबूत सिक्योरिटी थी, इसलिए जब तक आर्यन और रिया गुलेरिया हाउस में थे दोनों महफूज थे। मयूर के हॉस्पिटलाइज होने के बाद आकाश ने सिक्योरिटी और भी ज़्यादा मजबूत कर दी थी। अनिका यह भी जानती थी कि रोहित मारवा के घर पर भी आर्यन काफ़ी सेफ था, क्योंकि मारवा हाउस की सिक्योरिटी भी काफ़ी कड़ी थी। एक साथ अनिका ने अपने करीबी सभी लोगों के बारे में सोच लिया। किशन मामा और अंजलि मामी के घर पर भी मयूर पर हुए हमले के बाद अनिका के कहने पर रोहित ने सिक्योरिटी लगवा दी थी। तभी अचानक अनिका को इस बात का एहसास हुआ कि आज स्कूल से पिंकी और आर्यन अकेले ही घर लौटे थे। श्रेया उनके साथ मौजूद नहीं थी। अनिका ने आर्यन की ओर देखकर पूछा, क्या श्रेया मासी आज तुम्हारे साथ घर नहीं लौटी? आर्यन, जो इन सारी बातों से अनजान था, उसने बड़ी ही कैजुअली जवाब देते हुए कहा, नहीं,
मासी से मिलने संध्या आंटी आई थी। उन्होंने मासी को स्कूल में ही रोक लिया। आर्यन का जवाब सुनकर अनिका हैरान हो गई। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद संध्या श्रेया से मिलने स्कूल क्यों गई थी? यह बात अनिका को समझ नहीं आ रही थी। सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल से निकलते ही संध्या ने श्रेया को गेट पर ही रोक लिया। श्रेया संध्या से पीछा छुड़ाकर बच्चों के साथ आगे बढ़ना चाहती थी, मगर संध्या ने श्रेया का हाथ पकड़ते हुए उससे कहा, क्या तुम तुम्हारे जन्म के बारे में सच नहीं जानना चाहती? पिछले दिनों इन्वेस्टिगेशन के दौरान रोहित, अनिका और आकाश से श्रेया को जो कुछ भी पता चला था वह काफ़ी डिस्टर्बिंग था। कहीं न कहीं श्रेया अब यह जानना चाहती थी कि आखिर उसके जन्म की सच्चाई क्या थी। अगर वह कैलाश अधिकारी की बेटी थी तो आखिर उसकी माँ कौन थी? क्या संध्या ही श्रेया की माँ थी या कोई और? श्रेया चाहे संध्या का चेहरा जिंदगी में कभी दोबारा देखना नहीं चाहती थी, मगर एक बार संध्या के मुंह से सच्चाई जरूर सुनना चाहती थी। और इस वक्त पूरी दुनिया में अगर कोई श्रेया को अपने अस्तित्व की सच्चाई बता सकता था तो वह सिर्फ संध्या थी। बच्चों को ड्राइवर के साथ आगे भेजकर श्रेया वही स्कूल के गेट पर संध्या के पास खड़ी हो गई। श्रेया चुपचाप खड़ी इंतजार करने लगी कि कब संध्या श्रेया को सच्चाई बताए। संध्या कुछ देर श्रेया के सामने बस खामोश खड़ी रही और उसके बाद धीमी आवाज में श्रेया से कहा, बात इतनी कड़वी है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। क्या तुम सामने कॉफ़ी शॉप में चलकर बैठना पसंद करोगी? हो सकता है यहाँ हमारी बातें कोई और भी सुन रहा हो। श्रेया ने बिना किसी रिएक्शन के स्कूल के सामने बनी कॉफ़ी शॉप की ओर चलना शुरू कर दिया। श्रेया की नाराजगी को देखते हुए संध्या भी बिना कुछ कहे चुपचाप धीरे धीरे श्रेया के पीछे पीछे चलने लगी। कॉफ़ी शॉप में बने कोने के टेबल पर बैठते हुए श्रेया ने अपने पीछे चलकर आ रही संध्या से पूछा, प्लीज जो कुछ भी कहना है वह जल्दी कहिए, मुझसे देर हो रही है मुझे। संध्या चुपचाप अपना सर झुका के सामने जाकर बैठ गई। जैसे ही संध्या श्रेया से कुछ कहने जा रही थी तभी कॉफ़ी शॉप के वेटर ने आकर श्रेया से पूछा, यस मैम, कैन आई टेक योर ऑर्डर प्लीज? श्रेया ने बिना सोचे वेटर से कह दिया, 2 कैपेनिच प्लीज। श्रेया अच्छी तरह जानती थी कि संध्या जब भी किसी कॉफ़ी शॉप में जाती थी तो वह सिर्फ यही कॉफ़ी पसंद करती थी, मगर श्रेया के लिए यह कहना मुश्किल था कि क्या संध्या भी श्रेया की किसी पसंद या नापसंद के बारे में जानती थी। बचपन से ही संध्या का लगाव नताशा से रहा था। कहीं न कहीं अब तक श्रेया ने भी इस बात का अंदाजा लगा लिया था कि संध्या उसकी असली माँ नहीं थी, क्योंकि कैलाश अधिकारी के मुताबिक श्रेया का जन्म जनवरी महीने में नहीं बल्कि अप्रैल महीने में हुआ होना चाहिए। डेट्स बिल्कुल मैच नहीं हो रहे थे। इसका मतलब साफ था कि संध्या जरूर श्रेया से कोई ऐसा राज छुपा रही थी जो जानना इस वक्त श्रेया के लिए बहुत जरूरी हो गया था। संध्या का चेहरा बिल्कुल मायूस और उदास हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे संध्या हालातों के सामने घुटने टेक चुकी थी। जिस बच्ची नताशा के लिए संध्या ने श्रेया पर इतने अत्याचार किए थे, आज वही बच्ची नताशा जेल की सलाखों के पीछे थी और उसे बाहर लाने के लिए संध्या को जरूरत थी तो श्रेया की माफ़ी की। अगर श्रेया लीगली नताशा को माफ़ नहीं करती तो नताशा 3 से 4 साल तक जेल की दीवारों के पीछे रहेगी। कुछ ही देर में वेटर टेबल पर कॉफ़ी के 2 कप रखकर चला गया। जैसे ही संध्या ने कॉफ़ी का कप हाथ में उठाया, श्रेया ने उसे रोकते हुए कहा, अब बंद करो यह सब नाटक। बताओ भी क्या कहना चाहती हैं आप? धीमी आवाज़ में संध्या ने श्रेया से कहा, तुम और नताशा जुड़वा हो। यह बात सुनते ही श्रेया के होश उड़ गए। श्रेया को हमेशा यह बताया गया था कि नताशा उम्र में श्रेया से छोटी थी। इसी तरह बचपन से लेकर आज तक संध्या ने नताशा की हर जिद मनवाई थी। हर बार श्रेया की पसंद की चीज़ें छीनकर नताशा को यह कह कर दे दी जाती थी कि नताशा संध्या की छोटी बहन है और छोटी बहन की फरमाइश पूरी करना बड़ी बहन का फर्ज है। बचपन से लेकर आज तक नताशा को अपनी माँ के पास ममता की जगह सिर्फ और सिर्फ नफरत मिली थी। जिस ममता की चाह बचपन से श्रेया को हो रही थी, वह ममता संध्या ने हमेशा नताशा को दिखाई थी और श्रेया चुपचाप नताशा और संध्या के अत्याचारों को सहती रही। जब संध्या ने श्रेया से यह कहा कि श्रेया और नताशा जुड़वा थी, तब श्रेया के मन में हजारों सवाल एक साथ उठने लगे थे। अगर श्रेया और नताशा जुड़वा थी तो फिर यह कैसे हो सकता था कि नताशा कैलाश अधिकारी की बेटी थी और कैलाश अधिकारी ने नताशा के सैंपल से जो डीएनए टेस्ट करवाई थी उससे यह बात प्रूफ होती थी कि नताशा कैलाश अधिकारी की बायोलॉजिकल डॉटर नहीं थी। क्या इसका मतलब यह था कि
इससे पहले कि श्रेया के मन में यह सवाल उठता, संध्या ने अपनी नजरें झुकाकर श्रेया से कहा, तुम अपनी माँ के बारे में जो कुछ भी सोच रही हो वह सब कुछ सच है। मेरे पेट में एक साथ तुम दोनों पल रही थी और तुम दोनों के बाप अलग अलग थे। संध्या को यह बात कहते हुए काफ़ी शर्म महसूस हो रही थी, मगर आज श्रेया से कोई बात छुपाना उसकी लाडली बेटी नताशा के लिए जेल से वापस के सारे दरवाजे बंद कर सकता था। श्रेया कुछ देर तक हैरानी से बस संध्या को देखती रही। जब संध्या ने नज़र उठाकर श्रेया की ओर देखा तो श्रेया की घुरती हुई आंखें संध्या को हजारों सवाल पूछ रही थी। एक औरत होने के नाते इन सवालों का जवाब देना संध्या के लिए कंफर्टेबल नहीं था, मगर फिर भी किसी तरह यह कड़वी सच्चाई उसे श्रेया को बतानी थी। संध्या ने धीमी आवाज में अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, जिस वक्त मैं कैलाश के साथ अफेयर में थी उसी वक्त नताशा के डैडी भी मेरी जिंदगी में आए, मगर कैलाश मुझसे प्यार नहीं करता था, वह भरोसे के लायक भी नहीं था। मुझे हमेशा यह डर लगा रहता था कि पता नहीं कब किस पर कैलाश मुझे छोड़कर कहीं चला जाएगा। दिनों तक उसके बारे में कोई खबर नहीं मिलती थी। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि उसके मेरे अलावा कितने और लड़कियों के साथ संबंध थे। उसी वक्त मेरी मुलाकात नताशा के डैड से हुई। हम दोनों के बीच में भी संबंध बने। उसके बाद वही हुआ जिसका मुझे डर था। एक दिन अचानक ही कैलाश मुझे छोड़कर हमेशा के लिए देश छोड़कर चला गया। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मगर उस वक्त मैं यह नहीं जानती थी कि आखिर मेरे पेट में पल रहे बच्चे का बाप कौन था। बस एक ही उम्मीद करती थी मैं कि नताशा के डैडी ही मेरी कोख में पल रही औलाद के पापा हो, मगर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जब मेरी डिलीवरी हुई तब मैंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। इनफैक्ट नताशा ने तुमसे 1 घंटा पहले जन्म लिया था, वह तुमसे 1 घंटा बड़ी है। तुम्हारा चेहरा देखते ही मैं समझ गई थी कि तुम कैलाश की औलाद हो। उस वक्त जब हमने डीएनए रिपोर्ट निकलवाए थे तब डीएनए रिपोर्ट ने इस बात को साबित कर दिया कि तुम कैलाश की औलाद हो। मेरी कोख में पल रहे दोनों बच्चों के बाप अलग थे। जिस बात को सोचकर भी किसी औरत का सर शर्म से झुक जाता। मैं वह खबर सुनकर खुश कैसे हो सकती थी। नफरत थी मुझे कैलाश से और कैलाश की हर बात से, और इसीलिए मुझे तुमसे भी नफरत हो गई। मैं मित्तल परिवार का हिस्सा सिर्फ इसलिए बन सकी क्योंकि मैं नताशा की माँ थी। अगर नताशा मेरी जिंदगी में ना होती तो पता नहीं आज मेरा क्या होता। शायद प्रकाश ने मित्तल परिवार से लड़ झगड़ कर मेरे साथ शादी ना की होती। सिर्फ और सिर्फ नताशा की वजह से मैं इज्जत की जिंदगी जीने के काबिल बनी। तुम्हारा चेहरा देखते ही मुझे उस जल्लत भरी जिंदगी की याद आ रही थी जो कैलाश मेरे लिए पीछे छोड़कर गया था। इसलिए तुम्हारे लिए मेरे दिल में नफरत बढ़ती गई। हाँ, मैं तुम्हारी माँ थी, मगर मैंने तुम्हें कभी अपनी बेटी नहीं माना, क्योंकि तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे अपने अंदर छिपी उस औरत के बारे में याद आती थी जिसे यह तक नहीं पता था कि उसकी कोख में पल रहे बच्चे का असली बाप कौन था। संध्या के मुंह से सच्चाई जानने के बाद श्रेया को ऐसा लगने लगा जैसे उसके सर से किसी ने एक बहुत बड़ा बोझ उतार दिया था। मगर कहीं न कहीं श्रेया के मन में अब यह एहसास बढ़ने लगा था कि उसका जन्म एक इत्तेफाक था, एक ऐसा इत्तेफाक जो किसी ने चाहा नहीं था, बस हो गया था। बचपन से श्रेया अपने आप को एक अनवांटेड चाइल्ड मानती आ रही थी। आज वह फीलिंग हकीकत में तब्दील हो चुकी थी। श्रेया सचमुच एक अनवांटेड चाइल्ड थी। श्रेया को पिछली कहानी बताते हुए संध्या फूट फूट कर रोने लगी। कॉफी शॉप में बैठे बाकी लोग संध्या और श्रेया को घूर घूर कर देखने लगे। श्रेया ने संध्या से कहा, सच्चाई बताने के लिए थैंक यू, मुझे देर हो रही है, मुझे लगता है अब मुझे चलना चाहिए। जैसे ही श्रेया वेटर को बिल चुकाकर वहां से निकलने लगी, संध्या ने श्रेया का हाथ पकड़कर कहा, ऐसा मत जाओ प्लीज, अपनी माँ पर एक एहसान कर दो। संध्या के मुंह से माँ शब्द सुनते ही श्रेया ने बड़ी सख्ती से ऊंची आवाज में कहा, मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। मेरा जन्म सिर्फ और सिर्फ एक कोइंसिडेंस था जिस पर तुम्हें आज भी शर्म आती है। संध्या ने श्रेया का हाथ छोड़कर अपने दोनों हाथ जोड़कर श्रेया के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा, आज के बाद मैं कभी तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। बस तुम एक बार अपनी बहन नताशा को माफ कर दो। अगर तुम कोर्ट में अपना माफीनामा सबमिट कर दोगी तो कोर्ट उसकी सजा माफ कर देगा। संध्या की बात सुनकर श्रेया को अपने बचपन का वह हर लम्हा बारी बारी याद आने लगा जो उसने जिल्लत और शर्मिंदगी में गुजारा था। बचपन में हुई श्रेया की हर बेइज्जती आंसू बनकर उसकी आंखों से बहने लगी और श्रेया ने अपने दांत कचकचाते हुए संध्या से कहा, मैं नताशा को कभी माफ नहीं करूंगी, ना तो इस जन्म में और ना तो आने वाले किसी जन्म में।
जैसे ही श्रेया कॉफ़ी शॉप से बाहर निकली, पीछे से संध्या ने आवाज़ देते हुए श्रेया से कहा, अगर तुम यह नहीं कर सकती तो मुझे बचाने के लिए तुम्हें कुछ करना होगा। संध्या की बात सुनकर श्रेया आगे बढ़ते कदम रुक गई। संध्या श्रेया के पास आकर कहने लगी, अगर मैं नताशा को नहीं बचा पाई तो प्रकाश मुझे अपने साथ भी नहीं रखेगा। मेरे और प्रकाश के बीच में जो एक कड़ी थी वह सिर्फ नताशा थी। यहाँ तक कि मित्तल परिवार ने प्रकाश से पहले ही कह दिया था कि वह मुझे डिवोर्स दे दे। अगर प्रकाश ने मुझे तलाक दे दिया तो मुझे मुआवजे के तौर पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि शादी के वक्त पहले ही प्रकाश ने एक लीगल एग्रीमेंट पर मेरी सिग्नेचर ले लिए थे कि फ्यूचर में किसी भी रीजन से अगर मैं प्रकाश को या प्रकाश मुझे डिवोर्स देता है तो मुझे प्रकाश की प्रॉपर्टी से 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। कोर्ट में हुई बदनामी के बाद मित्तल परिवार मेरी जान का दुश्मन बन गया है और तुम तो कैलाश को भी अच्छी तरह जानती हो। कैलाश के आदमी मुझे छोड़ेंगे नहीं। तुम पर हुए हर अत्याचार का बदला वो मुझसे जरूर लेंगे। तुम ही मुझे बचा सकती हो। अब तो तुम बहुत जल्द आकाश के साथ शादी करने वाली हो और अगर मुझे गुलेरिया परिवार का प्रोटेक्शन मिल जाए तो मेरी जान बच सकती है। श्रेया ने फिर से अपने दिल पर पत्थर रखते हुए संध्या से कहा, तुमसे मेरा कोई लेना देना नहीं। तुमने मुझे सिर्फ जन्म दिया है, तुम मेरी मां नहीं। संध्या ने श्रेया के दोनों हाथ पकड़ते हुए कहा, मगर मैंने तुम्हें जन्म दिया है, यह बात तो तुम खुद ही नहीं झुठला सकती। जिंदगी के बदले में अपनी जिंदगी की भीख मांगती हूँ तुमसे। क्या तुम जिंदगी देने वाली औरत को कुछ दिनों के लिए सिक्योरिटी नहीं दे सकती? संध्या की बातों में पहले की तरह ना तो एरोगेंस थी, ना ही नफरत और ना ही धमकियाँ। संध्या का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था उसे अपने किए पर उसे बहुत पछतावा था। मगर जो कुछ भी संध्या ने किया था, इतने सालों तक श्रेया के साथ वह माफ़ी के लायक बिल्कुल नहीं था। मगर श्रेया संध्या से काफ़ी अलग थी। श्रेया किसी से डरती नहीं थी, मगर लोगों की मजबूरी देखकर उसका दिल पिघल जाता था, चाहे वह उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन ही क्यों न हो। श्रेया जानती थी कि संध्या मित्तल हाउस से निकलने के बाद एक बेबस, अकेली और लाचार औरत बनकर रह जाएगी। कैलाश अधिकारी और मित्तल परिवार के पावर के सामने संध्या कुछ नहीं थी। इससे पहले कि श्रेया संध्या को प्रोटेक्शन देने या ना देने के बारे में कुछ सोचे, कॉफ़ी शॉप के बाहर 3-4 गाड़ियों ने जोर से ब्रेक मारी। काला पैंट और टी शर्ट पहने हुए कुछ लोग तेजी से चलकर श्रेया और संध्या के पास आए। इससे पहले कि श्रेया और संध्या कुछ समझ पाते, उनमें से कुछ लोगों ने अपनी जेब से बंदूकें निकाली और संध्या की ओर तान दी। 3-4 बंदूकें अपनी ओर पॉइंट होती हुई देखकर संध्या के होश उड़ गए। वह धीरे धीरे अपने कदम पीछे बढ़ाने लगी और अपने दोनों हाथ हवा में करके उन लोगों से कहने लगी, मुझे मत मारिए, प्लीज़ मुझे मत मारिए, मैंने कुछ नहीं किया। संध्या की आंखों में मौत का डर साफ नजर आ रहा था। श्रेया समझ नहीं पा रही थी कि अचानक इतने लोग संध्या की जान के पीछे क्यों पड़ रहे थे। तभी एक ब्लैक पैंट, ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक सन ग्लासेस डाले हुए आदमी ने श्रेया की ओर देखकर धीरे से कहा, मैडम प्लीज़ आप हमारे साथ गाड़ी में घर चलिए, हमें आकाश सर ने आपकी सिक्योरिटी के लिए भेजा है। श्रेया ने न्यू सिक्योरिटी गार्ड को पहचान लिया था। श्रेया अच्छी तरह जानती थी कि वह सिक्योरिटी गार्ड आकाश का काफ़ी वफादार था, इसलिए श्रेया बिना किसी डर के उन लोगों के साथ कार में बैठकर गुलेरिया हाउस चली गई। गुलेरिया हाउस पहुंचते ही आकाश और अनिका ने श्रेया को अपने पास बिठाते हुए पूछा, क्या संध्या ने तुम्हें फिर से कोई धमकी दी है? अनिका श्रेया के लिए काफ़ी परेशान लग रही थी। अनिका ने श्रेया के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, बताओ श्रेया, क्या कहा संध्या ने तुमसे? मेरे लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि उसने तुमसे क्या बातें की। श्रेया नहीं जानती थी कि अनिका आखिर इतनी टेंशन में क्यों लग रही थी। आखिर संध्या और मित्तल परिवार के साथ जो कुछ भी हो रहा था, वह सारी बातें अनिका अच्छी तरह जानती थी। फिर आज अचानक अनिका को श्रेया के लिए इतनी टेंशन क्यों हो रही थी? अनिका और भूमिका के बीच हुई बातों से घर के बाकी लोग बिल्कुल अनजान थे, मगर अनिका यह बात अच्छी तरह जानती थी कि ड्रग ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा जो भी शख्स दिल्ली आया था, वह किसी भी रूप में अनिका के करीबियों के सामने आ सकता था। अनिका को जल्द से जल्द उसके चेहरे से नकाब हटाना था। श्रेया ने एक के बाद एक अनिका को सारी बातें बताई। कॉफ़ी शॉप में संध्या ने श्रेया से जो भी बातें की थी, श्रेया की जन्म से लेकर नताशा की जुड़वा होने तक तमाम बातें श्रेया ने अनिका और आकाश को बता दी। जब श्रेया ने आकाश और अनिका को सारी बातें बताई, अनिका और आकाश को समझ में आया कि आखिर क्यों संध्या श्रेया को इतनी नफरत करती थी। कहीं न कहीं अनिका और आकाश दोनों को संध्या के ऊपर घिन आने लगे थे।
आखिर जो कुछ भी हुआ था उसमें श्रेया का कोई कसूर नहीं था। कोई एक छोटी सी बच्ची से उसका बचपन कैसे छीन सकता था, खास करके जब वह उस बच्चे की जन्म देने वाली माँ हो। मगर श्रेया अब भी काफ़ी परेशान नजर आ रही थी। अनिका ने धीमी आवाज में श्रेया से पूछा, क्या तुम यह सब सुनने के बाद इमोशनली डिस्टर्ब हो गई हो? अनिका के सवाल पर श्रेया कुछ सेकंड बस यूं ही अनिका को देखती रही। फिर मन ही मन सोचने के बाद श्रेया ने अनिका से कहा, नहीं, मगर मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अभी कोई बात है जो मैं जानती नहीं हूँ। देखो, मैं बचपन से जानती हूँ कि मेरी और नताशा में हमेशा ही मेरी माँ को नताशा पसंद रहती थी। चाहे वह मुझसे नफरत करती थी, मगर नताशा के लिए वह कुछ भी कर सकती थी। मगर आज जब मैंने उनसे यह कहा कि मैं नताशा के माफ़ीनामे पर साइन नहीं करूँगी, तो उन्होंने मुझसे अपने सिक्योरिटी के लिए रिक्वेस्ट की। हाँ, उन्होंने एक दो बार मुझे मनाने की कोशिश की, मगर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उनकी वह कोशिश काफ़ी नहीं थी। छोटी छोटी बातों में भी नताशा के लिए उन्होंने जमीन आसमान एक कर करके नताशा की जिद पूरी की है। मगर आज जब बात नताशा को जेल से बाहर लाने की थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे उनकी कोशिश कुछ कम थी। उन्होंने उल्टा मुझे अपनी सिक्योरिटी के लिए रिक्वेस्ट की। जब गुलेरिया परिवार उन्हें सिक्योरिटी देता है तो कैलाश अधिकारी और मित्तल परिवार के लोग उन्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे। संध्या की रिक्वेस्ट सुनकर आकाश और अनिका दोनों हैरान थे। अनिका ने श्रेया से पूछा, तुमने क्या जवाब दिया उन्हें? श्रेया फिर से मन ही मन कुछ सोचने लगी। श्रेया ने अनिका से कहा, मैंने कुछ सोचा नहीं है, हाँ, मगर मैं कुछ सोचूं उससे पहले आकाश के आदमी वहां पहुंच गए और मुझे लेकर यहाँ आ गए। इस बात पर आकाश ने चढ़ते हुए श्रेया से कहा, बिल्कुल नहीं। जिस औरत ने तुम्हें जिंदगी भर इतने दुख दिए हो, उस औरत को मैं बिल्कुल सिक्योरिटी नहीं दूंगा। उसने जो किया है उसकी सजा अब उसे मिल रही है। श्रेया की बात सुनने के बाद अनिका को भूमिका ने कही हुई हर बात याद आने लगी। क्या जानबूझकर श्रेया को टारगेट बनाया जा रहा था? यह सवाल बार बार अनिका के मन में उठने लगा, मगर वह नहीं समझ पा रही थी कि आखिर वह इस बात की जड़ तक कैसे पहुंचे। तभी अनिका के मन में एक प्लान बनाया और श्रेया से कहा, तुम एक काम करो, उसे फ़ोन करो और उनसे कहो कि आकाश मान गया है। इस बात पर हैरान होकर आकाश अनिका की ओर देखने लगा। अनिका ने आकाश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखो, मैं तुम्हें धीरे धीरे सब कुछ समझाऊंगी, मेरा भरोसा करो, यह बहुत ज़रूरी है। आकाश अच्छी तरह जानता था कि अगर अनिका कोई बात कह रही थी तो उसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। आकाश ने श्रेया की ओर देखकर हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहा, ठीक है, जैसा अनिका कहती है वैसा करो। श्रेया ये बात समझ नहीं पा रही थी, मगर अनिका की बेस्ट फ्रेंड होने के नाते इतना जरूर जानती थी कि अगर अनिका कोई कदम उठाती थी तो उसके पीछे जरूर कोई ठोस वजह होती थी। श्रेया ने जैसे ही संध्या को कॉल लगाया, कुछ ही सेकंड में संध्या ने फोन उठाकर श्रेया से पूछा, क्या तुमने आकाश से बात की? क्या वह मान गया? श्रेया ने अपने फोन का स्पीकर ऑन रखा था, जिससे अनिका और आकाश भी संध्या की सारी बातें सुन सके। संध्या की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे संध्या काफी घबराई हुई थी। ऐसा लग रहा था कि सचमुच कुछ लोग उसकी जान के दुश्मन बने हुए थे। अनिका ने श्रेया के कंधे पर हाथ रखते हुए श्रेया को बात आगे बढ़ाने का इशारा किया। श्रेया ने संध्या से कहा, हाँ, मैंने आकाश से बात कर ली है, आकाश तुम्हें प्रोटेक्शन देने के लिए तैयार है। श्रेया के मुंह से यह बात सुनते ही श्रेया ने थैंक यू वेरी मच, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अभी जाकर मैं प्रकाश और बाकी मित्तल परिवार के लोगों को बता देती हूँ कि मेरी और गुलेरिया परिवार की सुलह हो गई है, उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया है। कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। संध्या की बातों से कहीं भी कोई सस्पिशन महसूस नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि संध्या काफ़ी जीनियस थी, उसे सचमुच गुलेरिया परिवार की प्रोटेक्शन की जरूरत थी। आकाश अनिका की यह बात कुछ समझ नहीं पा रहा था। आकाश ने अपने दोनों हाथ अपनी जेब में डालते हुए धीमी आवाज में अनिका से पूछा, अनिका, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम यह सब क्यों कर रही हो? अनिका खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर संध्या एग्जैक्टली चाहती क्या थी। अब तक की संध्या की सारी बातों से ऐसा ही लग रहा था कि संध्या एक मजबूर और बेसहारा औरत थी, जिसे अपने दुश्मनों से बचने के लिए गुलेरिया परिवार की सपोर्ट की जरूरत थी। मगर श्रेया की बात सुनने के बाद अनिका को भी महसूस होने लगा था कि यह बात जितनी साफ दिखाई दे रही थी उतनी थी नहीं। अनिका ने आकाश की ओर देखते हुए कहा,
देखो आकाश, मुझे लग रहा है कि यह बात इतनी सिंपल नहीं है। पता नहीं क्यों, मगर मुझे लग रहा है संध्या मित्तल दोबारा कॉल करेगी। यह बात यहाँ पर रुकेगी नहीं। अनिका के मुंह से यह सुनते ही आकाश और श्रेया दोनों हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। लगभग 1 घंटा बीत चुका था। आकाश, श्रेया और अनिका वहीं गुलेरिया हाउस के हॉल में बैठे संध्या के फोन का इंतजार कर रहे थे। जब आकाश को लगा कि अब संध्या की कॉल का इंतजार करना फिजूल था, तो आकाश अपनी घड़ी देखते हुए सोफा से खड़ा हुआ और अनिका से कहने लगा, मुझे ऑफिस का कुछ काम निपटाना है, मैं तुम लोगों से बाद में मिलता हूँ। जैसे ही आकाश गुलेरिया हाउस में बनी ऑफिस की ओर जाने लगा, श्रेया का फोन बजने लगा। फोन स्क्रीन पर देखते ही श्रेया ने फोन स्क्रीन आकाश और अनिका को दिखाते हुए कही, उन्हीं का कॉल है। आकाश यह देखकर हैरान था कि अनिका ने जो कुछ भी कहा था वह सच होने लगा था। कुछ रिंग बजने के बाद श्रेया ने फोन उठाकर संध्या से पूछा, कहिए, अब क्या कहना चाहती हैं आप? श्रेया ने फिर से अपने फोन का स्पीकर ऑन कर दिया था। स्पीकर से संध्या की तेज सांसें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे संध्या किसी डर से छुप कर रही थी। संध्या तेज सांसें लेते हुए धीमी आवाज में श्रेया से कहने लगी, देखो, प्रकाश अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि गुलेरिया परिवार से मेरी सुलह हो गई है। श्रेया ने संध्या से पूछा, तो अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? संध्या ने फिर से तेज सांसें लेते हुए धीमी आवाज में कहा, देखो, हमें यह साबित करना होगा कि मेरी और गुलेरिया परिवार की सुलह हो गई है। श्रेया ने संध्या से पूछा, मगर वह कैसे कर सकते हैं? कुछ देर फोन पर खामोश रहने के बाद श्रेया से संध्या ने कहा, देखो, एक रास्ता है। तुम प्रकाश के कजिन मिलिंद को जानती हो। मिलिंद इन दिनों नौकरी ढूंढ रहा है। वह मित्तल परिवार के साथ काम नहीं करना चाहता। अगर किसी तरह तुम गुलेरिया ग्रुप ऑफ कंपनी के हेड क्वार्टर में मिलिंद की नौकरी लगवा दो, तो मित्तल परिवार को यह यकीन हो जाएगा कि मेरी वजह से मिलिंद को गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री में नौकरी मिली है, और यह भी साबित हो जाएगा कि हम दोनों के बीच सुलह हो गई है। संध्या की यह रिक्वेस्ट काफी अजीब थी, मगर यह वही ओपनिंग थी जिसकी अनिका को तलाश थी। अनिका ने इशारे से श्रेया को समझाया कि वह संध्या की हर बात मान ले। आकाश को भी समझा कि वह फरमाइश काफी अजीब लग रही थी, मगर अनिका का कॉन्फिडेंस देखकर आकाश ने भी श्रेया के सामने देखकर हाँ में अपना सर हिला दिया। श्रेया ने संध्या से कहा, ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। श्रेया के मुंह से यह सुनने के बाद संध्या की सांसें नॉर्मल होने लगी। संध्या ने श्रेया से कहा, थैंक यू वेरी मच। मैं अभी तुम्हारी कजिन का बायोडाटा तुम्हें भिजवा देती हूँ। यह कहकर संध्या ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। फोन डिस्कनेक्ट होते ही अनिका ने श्रेया का फोन अपने हाथ में ले लिया और संध्या के मैसेज का इंतजार करने लगी। अनिका ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, यह जो भी कैंडिडेट है वह जरूर किसी मकसद से हमारे साथ जुड़ना चाहता है। यह बात सुनने में जितनी सिंपल लग रही है उतनी है नहीं। कुछ ही देर में संध्या ने मिलिंद का रिज्यूम श्रेया के फोन पर भेज दिया। अनिका ने आकाश की मदद लेकर मिलिंद के पास्ट के बारे में हर इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश की। लगभग 1 से 1.5 घंटे के अंदर आकाश के आदमियों ने भेजे गए रिज्यूम वाले आदमी का पूरा पास्ट अनिका और आकाश के सामने लाकर रख दिया, मगर मिलिंद के पास्ट और उसके कांटेक्ट के बारे में जानकारी मिलने के बाद अनिका को मिलिंद और में कोई सस्पिशंस नजर नहीं आया। अब आकाश और अनिका दोनों ही सोच में पड़ गए, क्या सचमुच संध्या ने जो कुछ भी कहा था वह सब कुछ जेन्युइन था? मन ही मन अनिका भी सोच रही थी कि शायद मिलिंद ही वह आदमी हो जिस आदमी के बारे में भूमिका ने अनिका को अलर्ट किया था। ड्रग ऑर्गेनाइजेशन का वह आदमी जो दिल्ली आया हुआ था। मगर मिलिंद के बारे में जब सारी इन्फॉर्मेशन अनिका को मिली, तब अनिका को इस बात का एहसास हुआ कि जिस आदमी की तलाश अनिका और भूमिका को है, मिलिंद नहीं हो सकता था। फोन डिस्कनेक्ट करने के बाद संध्या दिल्ली सेंट्रल जेल के मेन गेट के अंदर दाखिल हुई। संध्या ने एक हवलदार को कुछ पैसे खिलाए और विजिटिंग आवर्स ना होने के बावजूद अपनी बेटी नताशा से मिलने का बंदोबस्त करने को कहा। कुछ ही देर में संध्या के सामने विजिटिंग रूम से पसीने से लथपथ नताशा आई। नताशा की आंखें सूजी हुई थी, उसके बाल पूरी तरह से बिखरे हुए थे। नताशा के कपड़ों पर धूल मिट्टी लगी हुई थी और शरीर पर काफी घाव के निशान भी नजर आ रहे थे। अपनी बेटी को इस हालत में देखते ही संध्या फूट फूट कर रोने लगी। तभी नताशा ने गहरी आवाज में संध्या से पूछा, मैंने जो काम कहा था वह हो गया? रोती हुई आवाज में संध्या ने नताशा से कहा,
हाँ, मगर तुम करना क्या चाहती हो यह ना मैं जानती हूँ ना ही मिलिंद। आखिर मिलिंद को गुलेरिया हाउस में नौकरी दिलवाने का क्या मतलब है? ये सारी प्लानिंग जिसने भी की है उस पर तुम्हें पूरा भरोसा है। संध्या की बात पर अपनी आवाज ऊंची करते हुए नताशा ने कहा, भरोसा तो मैंने तुम पर भी किया था, मगर क्या हुआ? तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर पाए। अब चुपचाप जो यह प्लानिंग कर रहा है उसके इशारों पर चलती जाओ। पीछे खड़ा हवलदार बार बार संध्या से कह रहा था। इससे पहले कि कोई अफसर आकर उन्हें पकड़ ले, वह जल्दी से अपनी बेटी के साथ बात करके वहां से चली जाए। संध्या की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। संध्या ने नताशा से कहा, देखो मैं नहीं जानती तुम्हें जेल के अंदर कौन मिल गया है, मगर इतना याद रखना कि तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने के लिए तुम्हारी माँ अपनी जान की बाजी तक लगा देगी। नताशा ने धीमी आवाज में जवाब देते हुए कहा, इस वक्त तुम सिर्फ वही करो जो मैं कह रही हूँ। मिलिंद को किसी तरह कन्विंस करो कि वह गुलेरिया इंडस्ट्री के हेडक्वार्टर में जाकर चुपचाप काम करता रहे। वक्त आने पर मैं उसे सब कुछ समझा दूंगी। इससे पहले कि संध्या नताशा से और कोई बात करती, हवलदार ने संध्या का एक हाथ पकड़कर उसे कहा, ठीक है मैडम, अब आपको यहाँ से जाना होगा। अगर मैं पकड़ा गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। यह कहते हुए हवलदार संध्या को उस कमरे से बाहर ले गया और दरवाजा बंद कर दिया। धीरे धीरे नताशा भी चलकर फिर से जेल में अपने सेल की ओर जाने लगी। नताशा एक जगह पर रुककर यहाँ वहाँ देखने लगी। जब उसे इस बात का एहसास हुआ कि किसी भी कांस्टेबल की नज़र उस पर नहीं थी, तो नताशा चुपके से जेल के कोने में बनी एक दीवार की ओर चली गई। उस दीवार के बीचों बीच एक मजबूत गेट बना हुआ था। गेट के उस पार दूसरी जेल थी। कुछ देर नताशा वहीं खड़ी किसी का इंतजार करने लगी। तभी गेट की सलाखों पर किसी ने अपना हाथ रखा और गहरी आवाज में कहा, क्या तुमने मेरा काम कर दिया? आवाज कानों पर पड़ते ही नताशा ने मुड़कर देखा। उसने जेल का यूनिफॉर्म पहना हुआ था। लंबे बाल और बड़ी बड़ी आंखें देखकर नताशा घबरा गई। नताशा ने धीमी और दबी हुई आवाज में कहा, देखो मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, अब तुम भी अपनी प्रॉमिस पूरी करो। तुम्हारे ऑर्डर के मुताबिक गुलेरिया इंडस्ट्रीज में मैंने एक आदमी को बिठा दिया है। अब तुम किसी भी तरह मुझे इससे जेल से बाहर निकालो। इससे पहले कि नताशा आगे कुछ कहती, उस इंसान ने एक उंगली अपने होंठ पर रखकर नताशा से कहा, ज्यादा आवाज मुझे पसंद नहीं है। एक बार तुम्हें बार बार बतानी न पड़े ये ध्यान रखना, और कोई भी बात बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। फिर उसने अपनी जेब से एक टेबलेट निकाली और सलाखों के बीच से वो टेबलेट नताशा के हाथ में रख दी। नताशा हैरानी से उस टेबलेट को देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस टेबलेट का और नताशा का जेल से रिहा होने का क्या कनेक्शन था। उसने फिर से अपनी गहरी आवाज में नताशा से कहा, इसे खा लो। नताशा ने घबरा कर कांपती हुई आवाज में उससे कहा, यह क्या है? ड्रग है? देखो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे इस जेल से बाहर निकालो। अपने सामने लाल लाल आंखें देखने के बाद नताशा में अब हिम्मत नहीं बची थी कि वह आगे से कोई भी सवाल करती। जाने से पहले उसने नताशा से कहा, आखिरी बार ये बात याद कर लेना, तुम्हें कोई भी चीज़ एक बार कही जाएगी और एक ही बार कोई भी बात रखने का मौका मिलेगा। रिपीट करना मुझे अच्छा नहीं लगता। उसके जाने के बाद नताशा को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने हाथ में पकड़ी हुई टेबलेट का क्या करे। उसको लेना नताशा के लिए सेफ था या नहीं, यह बात नताशा नहीं जानती थी, मगर नताशा सिर्फ इतना जानती थी कि अब वह एक दिन के लिए भी और इस जेल में रुक नहीं सकती थी। नताशा ने अपनी आंखें बंद कर ली और उस टेबलेट को अपने मुख में रख लिया। अगले दिन सुबह गुलेरिया हाउस में जब अनिका अपने बेडरूम में सोई हुई थी, तब अचानक ही दरवाजे पर कोई जोर जोर से खटखटाने लगा। अनिका की नींद पूरी होने में अभी भी 3 से 4 घंटे का वक्त बाकी था। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर जब गुलेरिया परिवार में सभी यह बात जानते थे कि अनिका 11 बजे से पहले कभी नहीं उठ जागती थी, तो आज सुबह 8 बजे ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई थी कि कोई इतने जोर जोर से उसके बेडरूम का दरवाजा खटखटा रहा था। अपने कान पर दबा दिया जिससे दरवाजा नॉक होने की आवाज़ उसके कानों पर ना पड़े, मगर धीरे धीरे अनिका को इस बात का एहसास हुआ कि दरवाजे के बाहर श्रेया जोर जोर से अनिका को जगाने की कोशिश कर रही थी। श्रेया की आवाज़ सुनते ही अनिका की नींद पूरी तरह खुल गई। अनिका ने जल्दी से अपने बेडरूम का दरवाजा खोला। दरवाजे के बाहर श्रेया खड़ी थी। श्रेया की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और श्रेया काफी घबराई हुई लग रही थी।
अनिका ने अपने दोनों हाथों से श्रेया का हाथ पकड़े और पूछा, क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों हो? श्रेया ने रोती हुई आवाज में अनिका से कहा, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। आज नताशा के साथ जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ मेरी वजह से हुआ है। श्रेया की बात सुनकर अनिका हैरान हो गई। अनिका ने धीमी आवाज में श्रेया से कहा, देखो तुम शांत हो जाओ और मुझे बताओ कि आखिर हुआ क्या है। श्रेया ने रोती हुई आवाज में कहा, हमारे लॉयर का फोन आया था। नताशा को कल रात जेल में हार्ट अटैक हुआ था। उसकी हालत बहुत खराब है। इस वक्त जो कोमा में है। मैं नहीं जानती कि नताशा को सजा दिलाने के चक्कर में मैं उसकी जान ले लूंगी। अगर मुझे पहले से पता होता तो मैंने उस माफीनामे पर साइन कर दी होती। श्रेया फुट फुट कर रोने लगी थी। अनिका को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर 24-25 साल की हेल्दी लड़की अचानक ही हार्ट अटैक का शिकार कैसे हो सकती थी। हालांकि आजकल के दौर में हार्ट अटैक का उम्र से कोई लेना देना नहीं था, मगर नताशा एक डाइट कॉन्शियस फिटनेस का ख्याल रखने वाली लड़की थी। फिर उसके साथ ऐसा होना थोड़ा अजीब लग रहा था। अनिका ने जल्दी से अपने कपड़े बदल लिए और श्रेया के साथ हॉस्पिटल जाने लगी। सुबह का वक्त था। आकाश पहले ही ऑफिस से निकल चुका था, इसलिए अनिका श्रेया को लेकर नताशा को मिलने हॉस्पिटल जाने लगी। श्रेया के लॉयर ने पहले ही श्रेया को बता दिया था कि रात को जब नताशा को हार्ट अटैक आया था तो उसे सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था, मगर नताशा की कंडीशन काफ़ी खराब थी, इसलिए उसे कुछ घंटों बाद लाइफ केयर हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया था। श्रेया का गिल्ट बढ़ता ही जा रहा था। पूरे रास्ते श्रेया अपने आप को कोसती रही। तभी अनिका ने श्रेया को शांत करते हुए कहा, देखो श्रेया, इस वक्त तुम बिल्कुल शांत हो जाओ। यह चीज़ जैसे दिख रही है उतनी सिंपल है नहीं। हो सकता है इसमें भी उनकी कोई बहुत बड़ी प्लानिंग हो। देखो, जेल से छूटने के लिए हो सकता है नताशा ने यह सब नाटक किया हो। अभी मैं कुछ कह नहीं सकती, मगर तुम नताशा को अच्छी तरह जानती हो। पहले हम जाकर एक बार उससे मिल लें, मगर तुम अपने आप पर कंट्रोल रखना होगा। वहाँ हो सकते हैं नताशा के लॉयर भी हों और संध्या भी मौजूद हो। अगर तुम इसी तरह रोती रही तो वह लोग तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे। अपने आप पर कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। श्रेया अच्छी तरह समझ रही थी कि अनिका उसे क्या समझाना चाहती थी, इसलिए किसी तरह अपने इमोशंस पर कंट्रोल पाते हुए श्रेया ने अपनी आंखों से बहते हुए आंसू रोके। जैसे ही अनिका और श्रेया नताशा के वार्ड में पहुंचे, श्रेया को देखते ही संध्या श्रेया पर गुस्से से बरस पड़ी। आखिर कर लिया वो जो तुम करना चाहती थी। तुम मेरी बेटी की जान लेना चाहती थी और आज देखो तुमने तुम्हारा मकसद पूरा कर लिया है। मेरी बेटी अब बस कुछ घंटों की मेहमान है। अब तो तुम बहुत खुश हो गई होगी। संध्या को बात करते हुए देखकर श्रेया को समझ नहीं आ रहा था कि क्या वह वही औरत है जो एक दिन पहले अपनी खुद की सिक्योरिटी के लिए अपनी बेटी को सजा देने के लिए तैयार हो गई थी। आज संध्या बिल्कुल पहले जैसी संध्या लग रही थी, जो अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकती थी। फिर कल जिस संध्या का चेहरा श्रेया ने देखा था, वह संध्या कौन थी? श्रेया के मन में जब यह सवाल बार बार उठ रहे थे, श्रेया के ठीक बगल में खड़ी अनिका ने संध्या से पूछा, देखिए, इस वक्त यह सारी बातें करने का टाइम नहीं है। मुझे बताइए नताशा कैसी है? संध्या जानती थी कि अनिका बहुत जल्द रोहित मारवा के साथ शादी करने वाली थी और गुलेरिया परिवार की बेटी होने के नाते संध्या अनिका से ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। अनिका की बात का जवाब देते हुए संध्या ने कहा, डॉक्टरों का कुछ पता नहीं चल रहा है, अभी कोमा में है। हार्ट अटैक आने की वजह से अब तक पता नहीं चली है। नताशा के वार्ड के बाहर 2 सरकारी ऑफिसर्स मौजूद थे जो नताशा पर नजर बनाए हुए थे। उनकी ओर इशारा करते हुए संध्या ने कहा, मुझे पता है कि जानबूझकर मेरी बेटी को अच्छी ट्रीटमेंट नहीं दी जा रही है, मगर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को बचा कर रहूंगी। जैसे ही संध्या ने यह कहा, अचानक संध्या को कोई बात याद आई। संध्या ने अनिका की ओर देखते हुए कहा, तुम तो दुनिया की बेस्ट डॉक्टरों में से एक हो। डॉक्टर अमृता, मैं जानती हूँ कि तुम मुर्दा लाश में भी जिंदगी डाल सकती हो। तुम्हारे हाथों बहुत बड़े बड़े चमत्कार होते हुए मैंने सुने हैं। मैं जानती हूँ तुम मेरी बेटी को बचा सकती हो। जाओ अंदर जाकर देखो मेरी बेटी को क्या हुआ है, उसे किसी भी तरह बचाओ। संध्या और नताशा ने श्रेया के साथ पूरी जिंदगी जो कुछ भी किया था, वह देखते हुए अनिका को संध्या और नताशा की मदद करने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, मगर वह अंदर जाकर एक बार जरूर यह देखना चाहती थी कि आखिर नताशा जेल से बाहर निकलने के लिए नाटक कर रही थी या सचमुच वह बीमार थी।
जब संध्या बार बार अनिका को फोर्स करने लगी तब अनिका ने वार्ड के अंदर जाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए। अनिका को दरवाजे के पास आता हुआ देखकर दोनों ऑफिसर्स हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। उन्होंने अनिका को अंदर जाने से रोक लिया। तभी संध्या ने उन दोनों ऑफिसर से कहा, एक तो खुद कोई अच्छे डॉक्टर को मेरी बेटी के लिए बुला नहीं सकते, अब जब मैं दुनिया की सबसे बेहतरीन डॉक्टर को अपनी बेटी के इलाज के लिए लेकर आई हूँ तो तुम उसे रोक रहे हो। अंदर जो लड़की जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है, मैं उसकी माँ हूँ। मैं चाहती हूँ यह अंदर जाकर मेरी बेटी की इलाज करे। ऑफिसर जानते थे कि उनके सामने खड़ी लड़की कोई मामूली डॉक्टर नहीं थी। वह दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट सर्जन डॉक्टर अमृता थी, मगर वह इस वक्त ड्यूटी पर थे और बिना लीगल परमिशन के वह किसी को अंदर नहीं जाने दे सकते थे। आखिर नताशा एक क्रिमिनल थी। सब कुछ कानून के दायरे में होना बहुत जरूरी था। अनिका अब खुद इंस्पेक्टर अब्बास की टीम में ज्वाइन हो चुकी थी। उस लिहाज से सामने खड़े दोनों ऑफिसर्स अनिका के कवि थे। अनिका उनकी परेशानी अच्छी तरह समझ सकती थी। इंस्पेक्टर अब्बास ने जो आइडेंटिटी कार्ड अनिका को दिया था, अनिका ने अपने फ़ोन पर उस कार्ड की एक कॉपी सामने खड़े ऑफिसर्स को दिखाई। अनिका का आइडेंटिटी कार्ड देखकर दोनों ऑफिसर्स ने अनिका को अंदर जाने की इजाज़त दे दी। अंदर कमरे में नताशा बेड पर लेटी हुई थी और कई सारे मॉनिटरिंग मशीन नताशा के शरीर पर लगाए गए थे, जिससे नताशा की कंडीशन पर नज़र रखी जा सके। अनिका ने एक एक करके नताशा की हर रीडिंग पढ़ना शुरू किया। नताशा का ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल था, हार्ट बीट भी काफ़ी नॉर्मल थी, शरीर के बाकी सारे वाइटल ऑर्गन भी ठीक काम कर रहे थे। क्या इसका मतलब यह था कि नताशा पूरी तरह ठीक थी और बस बीमार होने का नाटक कर रही थी? अनिका कुछ देर तक बिस्तर पर लेटी नताशा को देखती रही। तभी अनिका की नज़र नताशा के ठीक पीछे लगे मॉनिटर पर पड़ी, जिससे नताशा के ब्रेन में हो रही हरकतों पर नज़र रखी जा रही थी। उस मॉनिटर से यह बात साफ दिखाई दे रही थी कि नताशा के ब्रेन में काफ़ी फ्लक्चुएटिंग वेव पैदा हो रहे थे और इसी कारण से वह बेहोश थी। मगर यह बात तो खुद डॉक्टर अमृता भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हार्ट अटैक आने का असली कारण क्या था। तभी अनिका ने नताशा के हाथों की नर्व चेक की। लगभग 60 सेकेंड तक नताशा की हाथों की नर्व्स चेक करने के बाद अनिका ने धीरे से नताशा का हाथ बिस्तर पर रख दिया। तभी अचानक ही कमरे का दरवाजा खुला और एक लेडी डॉक्टर चेहरे पर मास्क लगाए अनिका के पास आई। उसने अपने पीछे खड़े ऑफिसर से कहा, आप ऑफिसर हो कि इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकते हैं? यह एक शातिर क्रिमिनल है जो जेल में सजा काट रही थी और मैं इस केस की इंचार्ज डॉक्टर हूँ। बिना मेरी परमिशन तुमने उन्हें अंदर आने कैसे दिया? आई एम श्योर यह जरूर एक बहुत बड़ी प्लानिंग है इस क्रिमिनल को हॉस्पिटल से भगाने की। इस स्टोरी के साथ साथ आगे आप कौन सा स्टोरी सुनना पसंद करेंगे, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बतलाएं। आगे आपके लिए वही स्टोरी इस स्टोरी के साथ साथ मैं लेके आने वाली हूँ।